बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम जिगर की बीमारियों के बारे में वी लॉग सीरीज़ कर रहे हैं। आज की किस्त में हम ये देखेंगे कि जिगर की अहमियत इंसानी जिस्म के लिए क्या है, ये जिगर की क्या ज़रूरत है कि इंसानी जिस्म में हो, और एक सेहतमंद जिगर सेहतमंद ज़िंदगी का कैसे ज़ामिन होता है। तो आज हम देखेंगे कि जिगर के मुख्तलिफ अफ़ाल क्या हैं, और अगर इंसानी जिस्म में कोई बीमारी पैदा होती है या उसकी जिगर में कोई बीमारी पैदा होती है तो उसके असरात क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं आज की डिस्कशन, और हज़म मामूल मैं आपको स्लाइड्स के ज़रिए और पिक्चर्स के ज़रिए और डायग्राम्स के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा कि इंसानी जिस्म में जिगर की अहमियत क्या है। इंसानी जिस्म में जिगर की अहमियत, एक सेहतमंद जिगर कैसे इंसानी सेहत को सेहतमंद रखता है। हम कल ये जान चुके कि जिगर इंसानी जिस्म में दाएं तरफ पसलियों के नीचे वाक़या एक उज़्व है, और इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब ऑफ द लिवर और लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो लाज़िमन कल की वीडियो देखिएगा, इसमें ये तमाम तफसील मौजूद है। फिर हमने ये भी देखा कि जिगर की जो ब्लड सप्लाई है, ये इसको जो खून आता है और इससे जो खून जाता है ये आर्टरीज और वेंस के ज़रिए होता है। एक तो उस खून जो आता है वो हेपेटिक आर्टरी या जिगर की अपनी नाली होती है, शरियान होती है, जिसके ज़रिए आती है। इसके अलावा जो कुछ हम खाते हैं वो खुराक, तमाम खुराक, हज़म शुदा खुराक, वो पोर्टल वेन के ज़रिए वो भी जिगर में आती है। तो जिगर की डबल ब्लड सप्लाई होती है, और यहाँ पे फिर फूड जब प्रोसेस होता है तो उसके बाद प्रोसेस शुदा फूड वापस खून में शामिल होता है हेपेटिक वेंस के ज़रिए। और ये हमने देखा था कि ग्रीन जो है ये गाल ब्लैडर है, जिसमें बाइल का जूस जो है वो जमा होता है, और जब हम खुराक खाते हैं तो जब उसमें इसकी हाजमे की ज़रूरत होती है तो वो रिलीज़ होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तस्वीर है। ये वही जिगर जो कि मैं जिस तरह बोला कि ये एक तिकोन की सूरत में होती है, जिगर होता है, तो ये उसी को ही ज़रा एक्सप्लेन किया है, इसको एक इंडस्ट्रियल स्टेट के ज़रिए। मैंने पहले ही कहा था कि जिगर जो है वो इंसानी जिस्म का इंडस्ट्रियल स्टेट है या कारखाना मार्केट है, या जहाँ पे कारखाने होते हैं। तो ये देखें, ये जिगर का दाएं लोब है, ये लेफ़्ट लोब है। ये आपको समझाने के लिए कि ये जो उसको खून आता है वो अपने पोर्टल वेन्स के ज़रिए। तो उस पोर्टल वेन में जिस तरह के मैंने कहा कि जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो जब हज़म होता है तो उसके हज़म शुदा अज्जा पोर्टल वेन के ज़रिए वो जिगर के अंदर आते हैं। तो देखें यहाँ पे दिखाया गया है कि ये खून के स्रोत सीमे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें इसी पोर्टल वेन में फ़ैट यानी चर्बी, उसके जो हज़म शुदा अज्जा है ये हैं। फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी होते हैं खुराक में। फिर देखें ये प्रोटीन्स हैं और ये शुगर है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो आखिर में जाके जब हज़म होता है तो या तो उससे फैट बनती है, या उससे प्रोटीन्स बनती हैं, या उससे शुगर बनता है, और इसके साथ साथ कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं। तो ये तमाम अज्जा ये पोर्टल वेन में खून के ज़रिए ये इस इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी जिगर में दाखिल होते हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट में इसको क्यों बोलता हूँ कि इसमें प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है, इसमें कन्वर्जन फैक्ट्री होती है, और इसमें स्टोर होता है। तो देखिए यहाँ पे आता है तो ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कारखाने जो कि मुख्तलिफ जो कुछ भी हमने खाया होता है, चाहे प्रोटीन है, चाहे वो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो फैट्स हैं, चाहे कुछ और है, वो तमाम चीज़ें वो प्रोसेसिंग होती हैं अकेले। उसके जो सेपरेट पार्ट्स बनते हैं, जो बॉडी को जिस सूरत में चाहिए होती है वो एनर्जी में वो ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए यहाँ पे आके प्रोसेसिंग हुई, ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं। इसके बाद फिर वो उनकी शिपिंग होती है, यानी जब आप
कारखाने से जो भी चीज़ निकलती है, एक ख़ाम माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। मसलन अगर ख़ुराक की चीज़ें हैं तो बिस्कुट बनते हैं, कुछ और बनता है। अगर कॉस्मेटिक्स हैं तो साबुन बनता है, कुछ और चीज़ें बनती हैं। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको फिर पैक करके उसकी उसको एक शेप दे के फिर उसको भेजा जाता है। तो इसी तरह यहीं से भी जब फूड प्रोसेस्ड होता है और जो जिस तौर पे बदन को उसकी ज़रूरत होती है, अब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो उसकी शिपिंग होती है, उसकी तरसील होती है, वो खून के ज़रिए जो पेटेक वेन्स होती हैं, वो जब लिवर से निकालती हैं तो वो पूरे बॉडी में उसको शिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी प्रोसेस हुआ, जितना भी प्रोसेस हुआ, वो सारा का सारा उसकी तरसील की जाए। अमूमन जिगर में जो ज़ायद चीज़ें बनती हैं उसको स्टोरेज भी होती है। तो फैट अपने स्टोर पे स्टोरेज होता है, शुगर की अपनी स्टोरेज होती है, इसके अलावा बाकी फूड स्टफ प्रोटीन्स। तो ये मुख्तलिफ उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये जिगर में वो उनकी डिपोजिशन भी होती है, उनकी स्टोरेज भी होती है। और जिस वक़्त मज़ीद ख़ाम माल ना आता हो और बदन को ज़रूर चाहिए होता है, उस वक़्त वो स्टोर से खुराक फिर जिगर सप्लाई करता है पूरे बॉडी को। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है कि इसमें प्रोसेसिंग भी होती है और इसमें स्टोरेज भी होती है, और मुख्तलिफ स्टोरेज के अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल आता है कारखाने का भी, वो वेस्ट आता है, पानी वेस्ट मटेरियल आता है, तो वो वेस्ट पानी वो जिगर एक प्रॉपर तरीके से उसकी डिस्पोजल करता है। तो जिस तरह के मैंने कहा कि ये एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो एग्जैक्टली इसी तरह ही है कि अल्लाह ताला ने इसमें पूरा निज़ाम बनाया हुआ है। इसका प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, इसका शिपिंग डिपार्टमेंट है, इसका वेस्ट डिस्पोजल डिपार्टमेंट है, और इसका स्टोरेज डिपार्टमेंट है जिसमें फीड स्टोर, शुगर स्टोर, फूड स्टफ स्टोर और प्रोटीन स्टफ्स होते हैं। तो अगर किसी भी बीमारी में अगर जिगर की बीमारी आती है तो उससे अ, या तो ये प्रोसेसिंग अफेक्ट हो जाती है, ये पूरी तरह नहीं होती, या शिप पूरी तरह नहीं होती, या उसका वेस्ट पूरी तरह डिस्पोज नहीं होता, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है या स्टोरेज नहीं हो पाती। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के इस इंडस्ट्री के, इस मेटाबॉलिक फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स को ख़राब कर सकती है। कुछ बीमारियाँ एक ख़ास डिपार्टमेंट को ख़राब करती हैं, कुछ बीमारियाँ दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को ख़राब करती हैं, कुछ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को ख़राब करती हैं। अमूमन जो फैटी लीवर हम बोलते हैं, फैटी लीवर में होता क्या है कि ये फैट इतना ज़्यादा यहाँ पे जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कि इससे ये तमाम प्रोसेसेस ये भी ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह के मसलन आजकल सर्दियों के दिन है और बर्फ़ पड़ती है, मसलन अगर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए तो क्या होता है, रोडें भी बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, पानी की नलें भी ख़राब हो जाती हैं, सब कुछ होता है। तो अगर फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है जिगर में, नॉर्मली जिगर का जो मैंने कहा कि 1.5 किलो वज़न होता है, उसका 5% से कम वज़न वो फैट पे होता है। यानी फैट की मिकदार 5% से कम होनी चाहिए जिगर के वेट के बारे में। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो होता क्या है कि ये पूरी डिपोजिशन हो जाती है, ये पूरी फैक्ट्रीज अफेक्ट हो जाती हैं, जिगर बढ़ जाता है और जिगर अपने अफ़ाल सही तरीके पे परफॉर्म नहीं कर सकता। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें, ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें कि जिगर की साख्त में क्या थी, वो हम कल डिस्कस कर लिया है। जिगर की फंक्शंस क्या हैं, इसकी स्टेट क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है। अगर ये आपके जहन में क्लियर होगा तो आने वाली अक़सात में जो हम मुख्तलिफ़ बीमारियाँ देखेंगे तो उनको समझने में आपको बड़ी आसानी आएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो फिर आगे आने वाली बीमारियों का कॉन्सेप्ट भी आपको मुश्किल से समझ आएगा। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीलॉग को 3-4 दफ़ा देखें, बार बार देखें, इसको समझने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं और उनसे कहें कि वो इसको समझें। क्योंकि पाकिस्तान में जिगर की बीमारियां टॉप 5 बीमारियों में से एक है, और इसमें मसला ये है कि जिगर की अक्सर बीमारियां फिर उस स्टेज पे चली जाती हैं कि जहाँ सिरोसिस होता है, जिगर सिकुड़ जाता है और फिर जिगर का कैंसर बन जाता है। और अगर आप जिगर का ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक जिगर के ट्रांसप्लांट पे आराम से आपके 50, 60, 70 लाख रुपए लगते हैं। एक आपका रिश्तेदार आपको जिगर देगा, इसके अलावा ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको
40-50 हज़ार रुपए की दवाइयाँ उम्र भर, जी हाँ, उम्र भर हर महीने लेनी पड़ेंगी। लिहाजा उस स्टेज से तक पहुंचने से पहले बेहतर ये है कि आप अपनी जिगर की साख्त को समझ लें, आप अपनी जिगर के फंक्शन को समझ लें, ताकि आप अपनी जिगर को सेहतमंद कर सकें। तो अगर हम एक खुलासा के तौर पे देखें तो जिगर के अफ़ाल क्या हैं? एक तो ये है कि ये जिगर में मुख्तलिफ, जिस तरह कि मैंने कहा, खुराक को स्टोर करता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ प्रोटीन भी बनाता है, फीड भी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी एसेस करता है, मुख्तलिफ किस्म के विटामिन बॉडी में के लिए बनाता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं। इसके अलावा ये जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़म्स हैं, ये हमारे खून का जो तरीका है कि वो एक न जमता है और ना बहता है, तो उसको उस हालत में रखने के लिए ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिक फैक्टर्स बनाता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में आ जाती है, तो जिगर जो इन्फेक्शन के वो पार्टिकल्स, वो ज़रात जो खुराक के ज़रिए आए होते हैं, तो जिगर उनको प्रोसेस करता है और उनको ख़त्म करता है। इसके अलावा ये पूरे बॉडी के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा अगर जितने कुछ ऐसे चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इनको फ़िल्टर आउट करता है, इनको बॉडी के दूसरे अज़ा तक पहुंचाने से इनको मना करता है। तो जिगर के बहुत सारे अफ़ाल हैं, ये तो मैंने बड़े-बड़े अफ़ाल आपको बताए। तो अगर जिगर बीमार हो जाता है, जिगर की सेहत ठीक नहीं रहती, तो ये तमाम अफ़आल वो कर नहीं सकेगा और फिर उसकी वजह से वो बीमारी पूरे बदन तक फैल जाती है। इंशाअल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे जिगर की बीमारियों के बारे में, कि कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो कि आम बीमारियां हैं और जिनकी हमें पहचान होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे इस व्लॉग में कि जिगर की बीमारियों के बारे में हम जानेंगे कि जिगर की कौन-कौन सी आम बीमारियां हैं। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।